इम्पैक्ट को सोचा जाएगा, फिर रिपोर्टिंग होगी और उसका जितना अच्छी तरह से डिसेमिनेशन हो सकता है उतनी अच्छी तरह से डिसेमिनेशन होगा। उसमें जेंडर सेंसिटिव भाषा का, जैसे चेयरमैन सबको, यहाँ के चेयरमैन मिसेस ये हैं, तो चेयरमैन क्यों कहते हो भाई, चेयरपर्सन कह दो। जब आप बात करेंगे हमेशा ही से ना शुरू करो, ही ऑब्लिक शी कर दो। तो कई बार क्या होता है कि हम ज़्यादा दिखाते हैं कि डोमिनेशन ही नहीं का, अननोइंगली होता होगा, लेकिन ये होता है और उसका परिणाम बहुत खराब भी कभी कभी होता है। महिलाएं ये सोचती हैं कि उनका कुछ भी नहीं है। और साथ में अगर जेंडर फाइंडिंग है, कोई ऐसी फाइंडिंग है जो जेंडर स्पेसिफिक है, महिलाओं के संदर्भ में या पुरुषों के संदर्भ में, उसको सामने ले आना और इथिकल कंसिडरेशन को भी देखना। जैसे शोधकर्ता की पहचान है, उसके विचारों, विश्वासों और शोध को कैसे वो प्रभावित करते हैं, इस पर भी बड़ी गंभीरता से बात करना। और जो आप रिजल्ट सामने ला रहे हैं उसका इथिकल अप्रूवल भी होना चाहिए कि जो आप निकाल के ला रहे हैं, जो फाइंडिंग आई है वो इथिकली अप्रूव्ड है कि नहीं है। साथ में अगर ऐसी रिसर्चेस होंगी तो क्या फायदा होगा उससे? सबसे बड़ा फायदा ये होगा कि आपके पास एक डेटा बेस होगा जिसके आधार पर आप कह सकेंगे कि ये कार्य वहाँ पर हो रहा है या इस तरह की गलतियाँ हो रही हैं जिसको सुधारने का प्रयत्न किया जाना चाहिए। साथ में जो आप इनोवेशन देखेंगे, नई बात रिलेवेंस कर सकते हैं, उसके रिलेवेंस संवर्धन की दृष्टि से भी ये कार्य कर सकते हैं। और नैतिकता की दृष्टि से भी, इंक्लूजन की दृष्टि से भी ऐसी रिसर्चेज, इनकी फाइंडिंग्स जो हैं वो बहुत हेल्प करती हैं। जो पॉलिसी मेकर हैं उनको भी हेल्प करती हैं और सशक्तिकरण में एक बहुत महत्वपूर्ण स्थान ये लाती हैं। तो इस तरह से यदि हम चाहें तो इन रिसर्चेस के द्वारा महिलाओं के जो विभिन्न आयाम हैं उसके बारे में बड़ी गंभीरता से विचार कर सकते हैं, या पुरुषों के जो भी दूसरे आयाम हैं उस पर विचार कर सकते हैं। अब एक बहुत ज़बरदस्त बात आई थी जोशी जी के भाषण में, सेंसिटाइजेशन ऑफ मैन। और अगर मैं कहूँ कि यही बात पकड़ ली जाए तो क्या हो रहा है? कई बार क्या होता है, जब हम लोग यूनिवर्सिटी में थे, कन्वोकेशन होता था तो 30 मेडल मिलने हैं, उसमें 36 महिलाओं को मिलते हैं और 4 पुरुष को मिलते हैं। और फिर उसके बाद अगला जीवन हाय तुम्हारी यही कहानी। ये क्या मतलब है? अगर वो 26 मेडल्स ला सकती है तो एक क्षण में अगला कैसे हो गई? आप उनके लिए क्यों इतना हाथ बढ़ा रहे हो बार बार? वो चल सकती हैं, उनको अपेंडिजेस की जरूरत नहीं है। आप जबरदस्ती उनके हाथ में अपेंडिजेस संभाल के हमेशा उनका क्यों शोषण करना चाहते हैं? मेरा प्रश्न यहाँ पर होता है। आप घर में जब परिवार में पलती हैं लड़कियाँ, आपने कहा लड़कियाँ खुशबू होती हैं, लेकिन उन्हीं लड़कियों को लड़का जिस दिन जन्म लेता है उस दिन परिवार की जो प्रॉपर्टी है वो उसका हकदार हो जाता है। उसको कोई पूछता भी नहीं है तुम हकदार हो कि नहीं। और लड़कियां चाहे कितनी भी योग्य क्यों न हो, उनको अपनी प्रॉपर्टी के राइट के लिए या परिवार में संपत्ति को प्राप्त करने के लिए बहुत कष्ट, बड़े लड़ाई लड़नी पड़ती है। मैं ऐसे एक परिवार को जानती हूँ जहाँ पर लड़कियाँ नहीं हैं, वो लड़के नहीं हैं उस परिवार में और प्रॉपर्टी का इशू है वहाँ पर। वो लड़की अपने को बार बार, MBA लड़की है और बार बार अपने को कहती है कि मैं कर सकती हूँ, कर रही हूँ, लेकिन उसको पिता देने में संकोच का अनुभव करता है। और एकदम आवारा लड़का है, वो रोज कहता है कि सब मेरा है, तुम भाग यहाँ से। या लड़की की शादी हो गई तो जाओ, तुम्हारा इस प्रॉपर्टी में कुछ नहीं। इस संदर्भ में हमें बड़ी गंभीरता से सोचना पड़ेगा यदि एम्पावरमेंट की बात करनी है हमें तो। क्योंकि हम क्या होता है, हम ये मान के चलते हैं कि लड़के ने जन्म लिया तो सब अधिकार है उसका, लड़की ने जन्म लिया तो वो फूलों की तरह खुशबू महकाती रहे, दूसरे घर में महकाए में और जीवन भर महकाती रहे खुशबू और समाप्त हो जाए। क्या हम इस तरह के समाज की बात कर रहे हैं? क्या हम उसको कब तक बेवकूफ बनाते रहेंगे कि तू बड़ी प्यारी है, चल रहे खुश होके घूम और भाई तो तेरा सब लेके जाएगा? इसको कब तक सिखाते रहेंगे हम उसे? कब तक हम उसे बताते रहेंगे कि जन्म लेते ही तुम्हारा अधिकार नहीं है, तुमको अपने अधिकार के लिए संघर्ष करना पड़ेगा? कब तक उसे हम सिखाते रहेंगे? तो ये सब बातें भी, अगर एम्पावरमेंट होना है तो इस तरह की स्टडीज भी होनी चाहिए, जेंडर सेंसिटिव स्टडीज होनी चाहिए जिसमें इस एस्पेक्ट को भी बड़ी गंभीरता से सोचा जाए। आप जब बच्चा घर में जन्म लेता है, आपने कहा ठीक मिठाई, बहुत अच्छी बात है, मिठाई बांटी जाती है। मैं जब तक विद्यापीठ में थी, हमारे स्टाफ में जितनी बार लड़कियां हुई, मैंने खुद मिठाई बांटी कम से कम 20 या 25 बार, जब तक मेरी नौकरी के दौरान जिन स्टाफ को लड़कियां हुई। क्यों बांटी? क्या जरूरत पड़ी हमें मिठाई बांटने की? क्यों अलग से मिठाई बांटना पड़ा? अगर समाज में आनंद स्वयं हो जाता तो उस मिठाई की आवश्यकता कभी नहीं। क्यों हम कब तक लड़कियों को
धक्का दे के पुश करके आगे बढ़ाते रहेंगे, और कब तक वो घर का सारा काम करने के बाद पढ़ के मेडल्स करती रहेंगी और फिर भी अगला जीवन कहलाती रहेंगी? ऐसे प्रश्नों का उत्तर हमें अवश्य खोजना चाहिए। भले ही जेंडर सेंसिटिविटी से संबंधित रिसर्च हो, लेकिन अगर सही में एम्पावर करना है तो इस तरह की मानसिकता में बदलाव लाना पड़ेगा। और चैरिटी घर से ही शुरू होती है, स्वयं आप शुरू कर दीजिए तो निश्चित रूप से बदलाव ये अवश्य आएगा समाज में। ये बहुत आवश्यक विषय है जिस पर बड़ी गंभीरता से सोचा जाना चाहिए। दूसरी बात है प्रॉपर्टी राइट। आपने कानून बना दिया, कहाँ सफल हुआ? मेरी एक मित्र थी, उन्होंने कहा मैं प्रॉपर्टी लेके रहूंगी क्योंकि हमको अधिकार है। एक बार उन्होंने चर्चा की अपने घर में, भाभी सबसे ज्यादा नाराज हो गई और उससे ज्यादा माँ नाराज हो गई कि तुमको अगर यहाँ आना है तो कायदे से रहो, नहीं तो तुम्हारा कुछ नहीं होगा, रह जाओगे ऐसे। फिर वो जोश में आई, उन्होंने कहा नहीं, ये तो हमको गवर्नमेंट ने अधिकार दिया, मैं तो उसी प्रक्रिया से जन्म मैंने भी लिया जिसमें पुत्र ने नहीं जन्म लिया, तो क्यों मेरे साथ भेदभाव, मुझे मिलनी चाहिए प्रॉपर्टी। और वो झंडा उठा के खड़ी हुई। परिणाम ये हुआ, ससुराल से वो उपेक्षित थी, इधर आई, मायके में प्रॉपर्टी की लालच करती रही, घर से भी निकाल दी गई, और उसके बाद वो कोर्ट कचहरी के चक्कर काटते हुए एकदम अकेली अलूफ अपने हक की लड़ाई में पराजित बैठी। क्या ऐसे समाज की संकल्पना की थी हमने? क्या हमने ऐसे समाज को सोचा था जहां लड़कियां केवल इसलिए हैं कि वो सेवा कर लें? क्या हम ऐसे समाज की बात करते हैं कि जहां सेवा भाव लड़कियों के साथ आ गया है और अधिकार लड़कों के साथ आ गया है? ऐसे समाज की बात हम कर रहे हैं? जेंडर सेंसिटिव रिसर्चेस इसका जवाब दे सकती हैं अच्छा डेटा और अच्छी कैलकुलेशंस के साथ। इसलिए जेंडर सेंसिटिव रिसर्चेस बहुत ज़्यादा जरूरी है। और मैं आपको बताऊं, प्रॉपर्टी राइट की बात है, लड़कियों को कहा जाता है जिस दिन पैदा होते ही कुछ नहीं बदला है। आप कहेंगे माइंड सेट धीरे धीरे बदल रहा है, लेकिन पूरा बदल गया है। मैं अभी स्वीकार इसे नहीं करती हूँ। ये जो बच्चियाँ यहाँ बैठी हुई हैं, सवेरे कुछ काम करके आए होंगे, रात में जाएंगे फिर करेंगे, इनके मन से पूछिए कि क्या बदलाव आया है, तो ये जरूर बताएंगे आपको। कहीं अकेले ले जाके पार्टिसिपेटरी रिसर्च कीजिए, देखिए कुछ बताती हैं, क्या कहती है। बहुत दुलारी है अपने माँ बाप की, लेकिन अधिकार मांग लेंगी तो हालत देखिए कैसी है। समाजों में परिवर्तन हो रहा है, मैं नहीं कह रही हूँ कि कुछ नहीं परिवर्तन हुआ, हो रहा है, लेकिन इस तरह के परिवर्तनों को और धार देने की आवश्यकता है, डेटा बेस बनाने की जरूरत है, जिसके कारण ये रिसर्चेस और ज़्यादा अच्छी तरह से काम कर सकें। लड़कियों को आप कहते हैं दूसरे के घर जाएंगे वहाँ मिलेगा, दूसरा क्या घर वाले जो पति जरा सा भी नाराज हुआ तो वो वाला प्रॉपर्टी खत्म, यहाँ पहले ही कोई बैठा हुआ है। और ऐसी स्थिति जो एकदम अकेली पड़ जाती है स्त्री, उसके बारे में भी कल्पना कीजिए, उससे भी सशक्त करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। जहाँ परिवारों में बहुएं अपने सास ससुर को पीटती या धमकाती हैं, वहाँ पर पुरुष क्यों देखता रह जाता है? जन्म तो उसने लिया है माँ बाप से ना, वो क्यों चुप रहता है? वो क्यों इतनी देखता है अपनी माँ के और बाप की इतनी दुर्दशा को देखते हुए? एकदम स्त्रीण पुरुष क्यों देखता है? उससे क्यों नहीं पूछा गया? उस बहू से घंटों क्यों पूछा जाता है? दोनों में गड़बड़ी है, मैं मानती हूँ, बहू को भी ठीक होना चाहिए, लेकिन वो पुरुष हर जगह तो सत्ता चलाता है, यहाँ कहाँ सत्ता चलेगी? इसको भी सोचना चाहिए कि आप जब मौका मिले तो आप दयालु बन जाएं, जब मौका मिले तो आप कठोर बन जाएं, यह अब नहीं चलने वाला है। अब स्त्रियां जागरूक हो गई हैं, वो वस्तु मात्र नहीं है, वो व्यक्तित्व है, और उनके व्यक्तित्व के निर्माण में हम जितनी जल्दी बढ़िया काम करेंगे, सेल्फ कॉन्फिडेंस को डेवलप करने में जितना बढ़िया काम करेंगे, जितना उनको बताएंगे कि तुम भी शक्तिमान है, उतना ही वो आगे बढ़ेंगी। और ये जो एम्पावरमेंट की बात है, वो सही अर्थों में एम्पावरमेंट होता है। एम्पावरमेंट किसी से दान भिक्षा में नहीं लिया जा सकता। एम्पावरमेंट के लिए अंदर से अपने को प्रिपेयर करना पड़ेगा, अंदर से अपने को मजबूत बनाना पड़ेगा, तब मिलेगा एम्पावरमेंट। अगर मैं पूर्व वैदिक काल में जाऊं तो वहां पर स्त्रियों को एम्पावर करने की किसी को जरूरत नहीं पड़ी थी। वो मंत्र दृष्टा थी, वो ऋषिकाएं थी, वो देखती थी मंत्र को, मंत्र का अनुभव करती थी, और समाज में इक्वल भागीदारी थी, चाहे वो युद्ध हो चाहे जो हो। अगर आप पूर्व वैदिक काल को उठा के देखें और सच में गंभीरता से पढ़े तो सच में था यति नारीस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देव। अब क्या है? आप तो कुछ भी बोलोगे, मनुष्य को मनुष्य क्यों नहीं, स्त्री को मनुष्य क्यों नहीं रहने देते? मैं मानती हूँ कि शारीरिक दृष्टि से वो कमजोर है, लेकिन शरीर को कैसे इस्तेमाल करें अपने और कैसे न करें, इसका ज्ञान तो उनको सेल्फ कॉन्सेप्ट और सेल्फ कॉन्फिडेंस का रूप देना चाहिए। वो तो दिलाइए, चाहे कॉलेजेस में, चाहे स्कूल्स में, चाहे घर में,
जब लड़की का डेवलपमेंट हो तो इस तरह से डेवलपमेंट हो कि वो अपनी समस्याओं का समाधान स्वयं कर सके। अगर आपने उसकी शादी खोज दी है तो वो कह सके कि अभी हम शादी नहीं करेंगे, अपना कैरियर बिल्डिंग करेंगे। बोल पाती है क्या लड़कियां? बदल रहा है समाज, लेकिन क्या इतना भी बदल रहा है कि लड़कियों की सुनी जाती है? तो ये सारी चीजें, इसको बहुत आवश्यक है। अगर सामाजिक समता लानी है, सोशल इक्विटी को लाना है, तो हमको ये समझना पड़ेगा कि महिलाओं के क्या इच्छाएं हैं, कैसे आगे बढ़े, और एक वस्तु के रूप में रैपर बांध के उनको जितना आकर्षक, जितना चमकदार रैपर होगा उतना समाज में होगा, ये रैपर बोल देना चाहिए। और जो वस्तु के रूप में उन्हें बार बार इस्तेमाल किया जाता है, यहाँ से वहाँ मिलेगा, वहाँ से यहाँ मिलेगा, दोनों जगह नहीं मिलेगा, वस्तु बेकार हो जाती है। वस्तु अपने को आकर्षित करने की कोशिश करती है, खूब चमकदार रैपर लगाती है, खूब लिपस्टिक पोतती है। अंत में क्या होता है? अंत में क्या होता है? अंदर से खोखली, बाहर से सशक्त। जैसे जैसे यौवन ढलता है वैसे वैसे अशक्त होती जाती है मानसिक रूप से। इसको भी समझना बहुत अधिक आवश्यक है। मैं ये कहती हूँ, इससे सशक्तिकरण पे बहुत सी सेमिनार्स होने दीजिए, लेकिन डे टू डे लाइफ में, डे टू डे डीलिंग में मैं अपनी अध्यापिकाओं से अनुरोध करूंगी कि ये जो बच्चियां बैठी हैं, ये जो कच्चा घड़ा है, इनका जब निर्माण हो तो उसमें जो सबसे बड़ा बढ़िया जो एडिसिव लगे, जो जोड़ सके, वो सबसे बड़ा एडिसिव है उनके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस का निर्माण करना, और उनको ये बताना कि तुम वस्तु नहीं हो, तुम व्यक्तित्व हो। जैसे वहां जन्म है वैसे ही यहाँ जन्म है, वैसे जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन है, कुछ नहीं बदला है। ये समाज ने आपको बचाने के लिए, आपकी रक्षा के लिए पूर्व वैदिक काल के बाद आपको अंदर कर दिया, जब बहुत आक्रमण हुए बाहर से, और फिर से आपको अपनी शक्ति को पुनर्स्थापित करना है। सब कुछ आपके अंदर है। मैडम, आपने बहुत अच्छी बात कही कि सब कुछ अंदर है, पहचान लो। कहाँ चुप साध रहा बलवाना। मैं कहती हूँ कि जिस तरह से हनुमान जी बल भूल गए थे, समुद्र नहीं लांघ पा रहे थे, खड़ा हुआ रीछ, उसने कहा का चुप साध रहा बलवाना। वैसे मैं अपनी बेटियों से कहती हूँ कि का चुप साध रहा बलवानी, का चुप साध रही बलवानी। जब उन्होंने कहा सुभद्रा कुमारी चौहान की खूब लड़ी मर्दानी, लगा मर्दानी लिखने की क्या जरूरत थी, जनानी लिखते थे। ऐसा क्या हो जाता है? लक्ष्मीबाई की वीरता में कोई कमी आ जाती क्या? लेकिन लिखी गई कविता। जब आप कहते हैं बेटी नहीं बेटा है मेरा, अरे बेटा है तो अच्छा है, बेटी है तो खराब है, क्यों? ऐसे प्रश्नों का की मीमांसा की जानी चाहिए कि किस माइंडसेट के कारण हम कहते हैं बेटी नहीं बेटा है, जबकि वही बेटा आवारागर्दी में बैठा रहता है। तो ये सब जो प्रश्न है, ये ज्वलंत प्रश्न है, इसको पूछा जाना चाहिए स्वयं से भी और समाज से भी और अपने इर्द गिर्द से भी, और इन कुछ प्रश्नों के उत्तर भी खोजे जाने चाहिए, ताकि आगे की पीढ़ी जो है वो सशक्त बने, सच में सशक्त बने। और मैं फिर से बोलती हूँ, बहुत जोर से बोलती हूँ कि सशक्तिकरण कोई दूसरा तुम्हें नहीं दे सकता, सशक्तिकरण कोई योजनाएं नहीं दे सकती है। इसके लिए अंदर से अपने व्यक्तित्व को पूरी तरह से बाहर लाना पड़ेगा। दुर्गा शक्ति है तुम्हारे अंदर, लक्ष्मी है, ऐश्वर्य है, सबको सरस्वती है, विद्या है, दुर्गा है, अभी है ही है दुर्गा सप्तशती पढ़ी है, पढ़ो दुर्गा सप्तशती और रोम हर्षक होता है। इतनी शक्ति के बाद भी हम चुपचाप बैठ के उनसे प्रतीक्षा करते हैं, मुझे थोड़ी शक्ति दे दो, उनसे प्रतीक्षा करते हैं मेरा अधिकार दे दो, कोई नहीं देगा। आपको स्वयं अपने अधिकार के बारे में सोचना पड़ेगा और मजबूती के साथ रहना पड़ेगा। आपको एक दूसरे की सहयोग करना पड़ेगा, स्त्रियों को स्त्रियों का सहयोग करना पड़ेगा, ताकि वो आगे बढ़ सके। उनके पथ पे कंटक नहीं बिछाना होगा, उनके पथ पे आशाओं का पुष्प बिछाना होगा, तब उनके रास्ता, उनकी राह जो है वो आरामदायक होगी, आनंद से भरी हुई होगी। मैं समय देख रही थी, मुझे कोई टोकेगा नहीं, मुझे मालूम है मैं पुरानी यहाँ की विद्यार्थी हूँ, तो मेरे साथ कुछ स्पेशल ट्रीटमेंट हो जाता है। मैं इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देती हूँ और इसके प्रणाम करती हूँ। आपके अंदर जो स्त्री बैठी है उनके साथ बहुत बहुत धन्यवाद।